इस वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का टॉपिक। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जब हम एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है ना। लिखते कैसे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था ये इंटीग्रेशन का सिंबल बना देते हैं, वो फंक्शन लिख देते हैं जिसका हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं और dx लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन नीचे वो a और वो b ऊपर वो नहीं लिखते, ठीक है ना। जब ये आपको लिखा मिल जाए ऐसे तो आपको समझ जाना है कि ये फंक्शन है 3x², इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल किया जा रहा है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल करने का क्या मतलब है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। इसका अगर आप एंटी डेरिवेटिव निकालोगे वो आएगा x3, क्योंकि x3 का डेरिवेटिव करके ही आएगा। आयुप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा लास्ट अपलोडेड वीडियो के अंदर, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या हमारे को बातें करनी है, तो इसके आगे अगर मैं कुछ बातें आपको बताऊं तो एक आपको जो बात ध्यान रखना है वो ये है कि आपको आंसर में +c लगाना है। हमेशा जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रल करो, एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो आपको आंसर में +c लगाना है। +c क्यों लगाना होता है, तो यहाँ पे आप समझो कि जब मैं आपसे पूछता हूँ कि डेरिवेटिव क्या होगा x³ का, तो आप बोलोगे 3x²। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगा डेरिवेटिव x³ + 1 का, तो वो भी आएगा ये 3x²। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगा डेरिवेटिव x³ + 2 का, तो आप बोलेंगे सब का आंसर 3x² ही आएगा। अयुब आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आ जाएगा 3x², इसका 0 हो जाएगा, इसका 3x², इसका 0 हो जाएगा। तो पूरे फंक्शन का 3x³ + 2 का या x³ + 1 का अगर आप डायरेक्टली करते हो, पूरा एक फंक्शन है, ठीक है ना। इन फंक्शंस का अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो तो इनके भी आंसर 3x² ही आ रहे हैं। अयुब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यार जब हम किसी फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं ना, तो एक से ज़्यादा आंसर्स होते हैं। डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपसे डेरिवेटिव पूछता हूँ, एक फंक्शन में डेरिवेटिव पूछता हूँ 6x⁵, तो आप बोलेगा इसका आंसर जाएगा 30x⁴। तो एक फंक्शन का एक ही आंसर होता है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर मैं पूछता हूँ 6⁻dx, ये इस फंक्शन का मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल पूछूँ तो आप बोलेगा x⁻⁶, लेकिन इसमें आप +1 अगर लगा दो तो वो भी इसका एक आंसर, क्योंकि उसका डायरेक्ट करके भी 6x⁵ ही आएगा। कि +2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, उन सभी के डायरेक्ट करके ही आएंगे। आयुप आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्टली जब करते हैं किसी फंक्शन को तो एक ही आंसर होता है, पर इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक से ज़्यादा आंसर्स होते हैं। और एक से ज़्यादा कितने आंसर्स, हम बोलेंगे कितने बना सकते हो आप ऐसे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। इन सारे आंसर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सी लगा देते हैं। हम कहते हैं जो सी है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये सी कोई भी नंबर हो सकता है, सी कैन बी 1, सी कैन बी 2, सी कैन बी 3, सी कैन बी 4, सी कोई भी नंबर हो सकता है। सी एक नंबर के लिए खड़ा है, ठीक है ना। तो सी 0 भी हो सकता है, तब ये आ गया आंसर। सी 1 भी हो सकता है तो ये आ गया आंसर। सी 2 भी हो सकता है तो ये आ गया आंसर। समझ के ये सी लिख के हमने इन सारे आंसर्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अयुब आपको समझ में आ रहा होगा हम ये सी क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, अ फैमिली ऑफ फंक्शंस। ये फैमिली फंक्शन हम यूज़ करते हैं। फैमिली ऑफ फंक्शन हम इसलिए बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई यहाँ पे जब आप इन सारे आंसर्स को देखते हो, सारे एक जैसे से आंसर्स हैं, ये सब दिखने के एक जैसी हैं। x³ + 1, x³ + 2 सारी एक जैसी हैं, ठीक है ना। और कहाँ लोग एक जैसे होते हैं, फैमिली के अंदर। एक फैमिली के अंदर लोग एक जैसे होते हैं, डीएनए एक जैसा होता है तो शक्लें मिलती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं एक फैमिली के बंदे सब एक जैसे होते हैं। एक फैमिली है, फंक्शंस की एक फैमिली, x³ की फैमिली, x³ x³ + 1, x³ + 2 x³ की फैमिली है, ठीक है ना। समझ गए ना, x³ की ये फैमिली फंक्शन है। तो हम ये कहते हैं जब हम किसी फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो हमारे को आंसर एक फंक्शन नहीं मिलता, एक फैमिली ऑफ फंक्शन मिलता है। यहाँ पे समझ, यहाँ पे हमारे को इसका आंसर एक फैमिली ऑफ फंक्शन मिला, x³ की फैमिली, ठीक है ना। और उस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी लगाते हैं। सी लिख के हम कह रहे हैं हम वो x³ की पूरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपको सब समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, फैमिली ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। लेकिन मेन अगर आप दिमाग लगाओ, मेन तो यही है, मेन ही x³ है। आपको x³ एक बार मिल जाए ना, आपको मेन आंसर ही x³ होता है। जो ये मिल जाए ना, उसके बाद आपको बस +c लगा देना होता है। जैसे मैंने शुरू में बोला, आपको +c लगाना है, ठीक ना। ये सब जो मैंने बताया फैमिली फंक्शन वाली बात, अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो छोड़ दो। आप बस इतना बोलो कि एक फंक्शन का मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा और उसमें +c लगा दूंगा आंसर में। लेकिन उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में तो आ गया होगा, ठीक है ना। ना ये जो फैमिली फंक्शन वाली बात है, इसको एक स्टेप हम और आगे ले जाते हैं। हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने 3x² का इंडेफिनेट इंटीग्रल करा था और हमारे को आंसर में एक फैमिली ऑफ फंक्शन मिला है, x³ की एक फैमिली मिली है, ठीक है ना। हमारा जो आंसर है अगर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बेसिकली हम कह रहे हैं हम उस फैमिली को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और फैमिली को रिप्रेजेंट करने का मतलब है सबको रिप्रेजेंट करना। ये सब हम कहते हैं फैमिली के मेंबर्स है। ये फैमिली और ये फैमिली के मेंबर है, ठीक है ना। पहला मेंबर कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। ये दूसरा मेंबर है, तीसरा मेंबर, और बहुत सारे मेंबर आप बना सकते हो प्लस में नंबर लगा लगा के, ठीक है ना। हम कहते हैं हमारे को अगर अपने आंसर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इन सबको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको याद होगा छोटी क्लासेस के अंदर आपने उम्मीद लगाता हूँ सीखा होगा कि जो x³ का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। मैं ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है।
कुछ कुछ ऐसा होता है एक्स क्यूब का ग्राफ अगर आप बनाओगे, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ये ग्राफ किसका, एक्स क्यूब का ग्राफ है। और अगर आपको पता हो कि अगर आपको कोई फंक्शन जैसे गिवन है, जैसे एक्स क्यूब आपको फंक्शन गिवन है, उसका ग्राफ गिवन है, ठीक है ना, और आपको एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, तो आपको एक स्टेप ऊपर से, जैसे ये 0 था, ठीक है ना, 0 था और ये 1 बोल दीजिए, ठीक है ना, ये 2 बोल दीजिए। तो अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ बनाना है तो आपको इसी ग्राफ को एक स्टेप ऊपर से बना देना होता है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ हो जाता है। या फिर आप पूरा टेबल से बना सकते हो, जैसे एक्स क्यूब का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है ना ऐसे करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लिखते हैं, उस फंक्शन को वाई के बराबर लिख देते हैं, ठीक है, और टेबल बनाते हैं, फिर लिखते हैं कि वैल्यू रखते हैं कि हमने एक्स की क्या वैल्यू रखी, वाई की क्या वैल्यू है, जो आंसर्स निकलते आते हैं 1 डालने पे क्या है, 2 डालने पे, 0 डालने पे जो है उसको हम प्लॉट करते जाते हैं, ठीक है ना, और समझ ग्राफ बनता जाता है। आप चाहो तो पूरा एक्स क्यूब प्लस 1 कैसे ग्राफ बना सकते हो, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्स क्यूब का ग्राफ के पास ग्राफ है, एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ एक स्टेप ऊपर से सेम शेप का ग्राफ जाता है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ऐसा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और ऐसे ही आप और भी ग्राफ बना सकती है। मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ बनाते, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस 2 का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा यहाँ 2 से जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे आप और जितने भी फंक्शंस है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना प्लस सी जब हम कह रहे हैं तो वो नंबर माइनस में भी हो सकता है, इट कैन बी -1, ठीक है ना। और इसका अगर आप डायरेक्टली करोगे तो भी आपको 3x² ही आएगा, तो माइनस में भी हो सकता है। और माइनस में ग्राफ बनाने के लिए आपको एक स्टेप नीचे आना पड़ता है। अगर आपके पास एक्स क्यूब का ग्राफ है, एक्स क्यूब -1 का ग्राफ, उससे एक स्टेप नीचे से जाएगा, ठीक है ना, तो आप उसका ग्राफ यहाँ से बना सकते हो। ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जिसको हम लिख के कह रहे हैं कि वो फैमिली फंक्शन है, मतलब लिखत में इसको एल्जेब्रिकली कहते थे, जब लिखत में कह रहे हैं जो वो फैमिली फंक्शन है, वो ग्राफिकली एक फैमिली ऑफ कर्व बनती है। फैमिली ऑफ कर्व इसको कहते हैं, ठीक है ना, कर्व्स की फैमिली बनती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि इनडेफिनिटिकल जब हम किसी फंक्शन करते हैं तो हमारे को एक आंसर में मतलब आंसर एक फंक्शन नहीं मिलता, एक फैमिली फंक्शन मिलता है। और उस फैमिली फंक्शन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो फैमिली ऑफ कर्व्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। नाउ अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पे इन सब ग्राफ्स का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता होगा, मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि वो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो 1 पे अगर मैं सबका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ऐसे करके वो निकलेगा। आप इस बात को समझ पाओगे कि सब का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव तो हमारे को पता ही है, ये सब का डेरिवेटिव करके 3x² आता है। तो 1 पे अगर हम इस सब का मैं स्लोप पूछूँ तो वो बराबर आएगा। उम्मीद लगाता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें किताब के अंदर बता रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेन बातें अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मेन बातें जिन पे आपको फोकस करना है, लेकिन ये कुछ बातें ये किताब में बता रहे थे तो मैंने पहले बता के खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि अगर ये फैमिली फंक्शन को आप ग्राफिकली बनाओगे तो फैमिली कर्व बनेगा और उन सब कर्व का शेप सेम होगा। तो इसीलिए किसी पॉइंट पर अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो, और ग्राफिकली डेरिवेटिव निकालने का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, तो सबका एक जैसा आएगा। अलजेब्रा के लिए अगर आप निकालो तो इन सबका डेरिवेटिव ही है, ठीक है ना। और डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको बताओ किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम 1 यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि ये किसी भी ये जो फंक्शन है ये हर पॉइंट का डेरिवेटिव दे सकता है। 1 पे अगर डेरिवेटिव जानना है तो हम 1 डाल के आंसर निकालेंगे। इन सब का डेरिवेटिव यही है, तो 1 पे इन सब का डेरिवेटिव भी सेम आया, तो समझे स्लोप ऑफ टेंजेंट सबका सेम होता है, मतलब लाइंस पैरेलल जाती है। किताब इसको ऐसे भी करती है, कहती है आप इसको यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन मार के बताती है। मेरा थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे बना है, ठीक है, लेकिन किताब ऐसे डॉटेड लाइन मार के बताती है। मतलब ये मेरा थोड़ा लेफ्ट चले गए, समझ गए ना। मेरा ये जो ये है इसको यहाँ मतलब ग्राफ में थोड़ा इधर जाके ऐसे होना चाहिए था, डॉट लाइन पे कटनी चाहिए थी। मेरे कटे नहीं, किताब के जो ग्राफ है उसमें ढंग से बना है, ठीक है ना। मेरा हाथ थोड़ा ऐसे वैसे चल रहा है, लेकिन उम्मीद लगा रहा हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी फंक्शन का इंडेफिनिटिकल करते हैं हमारे को आंसर में फैमिली फंक्शन मिलता है, और वो जो फैमिली फंक्शन उसको हम ग्राफिकली बना तो फैमिली ऑफ कर्व देखने को मिलता है। उन सब कर्व का जो किसी पॉइंट पर अगर स्लोप बात करो वो सेम मिलेगा, क्योंकि सबकी शेप सेम है। तो किसी पॉइंट पे अगर आप स्लोप देखो तो एक झुकाव होगा, सब ग्राफ के एक पॉइंट पे एक जैसा झुकाव है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सभी का सेम होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लास्ट अपलोडेड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हम 10x का इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं तो हमारे को एक फंक्शन के बारे में बात करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव करके 10x आता हो। और हमने बात किया था कि हमारे को तो ऐसा कोई फंक्शन पता ही नहीं है। 11वीं और 12वीं के अंदर हमने जितने भी फंक्शन सीखे हैं उनके डेरिवेटिव निकालने सीखे हैं, कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जिसका डेरिवेटिव करके 10x आता हो। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम 10x का इंडेफिनिटिकल नहीं बता सकते भाई, क्योंकि इंडेफिनिटिकल बताने का मतलब है फंक्शन बताना, एंटी डेरिवेटिव बताना, एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करके 10x आता हो। और हमने सीखा ही नहीं अभी तक, जितने भी फंक्शन में सीखे हैं, जितने फंक्शन में सीखे उनके जो हमने डेरिवेटिव सीखे हैं, आपको याद होगा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके 10x नहीं आता, ठीक है ना। ऐसे मैंने sec x के बारे में बात किया था। तो मैथमेटिशियन जब इस पे दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि कैसे इनके आंसर निकालेंगे, तो उन्होंने पहले इस बात पे
मतलब इस बात पे उन्होंने फोकस किया कि भाई इनके नहीं आते पर कुछ के तो आते हैं हमारे को। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आप कह सकते हो sin x होगा, क्योंकि भाई हमारे को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ sin x जो होता है वो cos x होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि भाई इसका तो मैं कह सकता हूँ ना इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन यही था ना किसका डायरेक्ट करके ये आएगा, तो मैं कह रहा हूँ sin x का डायरेक्ट करके आता है cos x भाई, तो cos x को तो बताया जा सकता है, फिर इंटीग्रेशन ये हुआ। उम्मीद लगा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैथमेटिशियन ने बोला कि कुछ के हम नहीं बता सकते, ये तो है कुछ के नहीं बता सकते, पर कुछ के तो बता सकते हैं। जिनके बता सकते हैं तो मैथमेटिशियन ने उनको पहले लिखना स्टार्ट किया। मैथमेटिशियन ने कहा कि पहले किस किस के हम बता सकते हैं, चलो पहले उनको लिख लेते हैं, और उनको उन्होंने बोला स्टैंडर्ड फार्मूलास। समझ गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ डेरिवेटिव्स लिख रखे हैं फंक्शंस के और बगल में मैंने इंटीग्रल्स लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने यही किया कि उन्होंने बोला कि कुछ फंक्शन जिसके हमारे को डेरिवेटिव आते हैं, जैसे साइन एक्स के हमारे को पता है डेरिवेटिव ये होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन ये हुआ, हम ये कह सकते हैं n प्लस से तो हमारे को लगानी होता है, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया। तो इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलास कहते हैं, जो इंटीग्रल्स के आंसर्स निकलते हैं ना, इनको स्टैंडर्ड फॉर्मूलास कहते हैं, कि हमने डायरेक्टली हमारे को कुछ फंक्शन के आते हैं उनकी हेल्प से हमने कुछ के इंटीग्रेशन तो बता दिए कि ये होते हैं, ये कह सकते हैं हम ये होते हैं, ठीक ना। और ये जो इंटीग्रल हम बता देते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से, इन इंटीग्रल्स को हम स्टैंडर्ड फार्मूलास कहते हैं, इनको स्टैंडर्ड फार्मूला कहते हैं कि ये तो होते ही इंटीग्रल्स, ये तो हमारे को आते ही हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो मैंने बताया, ठीक है ना। और फ्यूचर में हम क्या करते हैं, ये जो आते हैं हमारे को आते हैं, इनकी हेल्प से हम उनके निकालने की कोशिश करते हैं जिनके हमारे को नहीं आते। तो जैसे हमारे को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n जो होता है वो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना, और पावर ऊपर एक कम हो जाती है। मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई डेरिवेटिव में ये होता है और इंटीग्रल उसका उल्टा होता है, इंटीग्रल डेरिवेटिव का उल्टा है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x टू द पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव की जगह जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर घटने की जगह प्लस हो जाएगी, ठीक है ना, और वो आगे मल्टीप्लाई होने की जगह नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये रूल बनाया गया, समझ गए, x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव ये होता है, तो उससे रूल निकाला इंटीग्रेशन के अंदर कि x टू द पावर n का फिर इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, ठीक है ना। और प्लस सी तो मैंने बोला कि वो तो लगाने, उसको इग्नोर मारो, वो तो लगता ही है, ठीक है ना। अब ये जो रूल है इसको अगर आप थोड़ा अप्लाई करो यहाँ पे, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे इंटीग्रेशन बताओ x टू क्यूब का, ठीक है ना, तो आप बोले कि रूल के अकॉर्डिंग x की पावर 3 + 1 और 3 + 1 होना चाहिए, ठीक है ना, और आंसर हो जाएगा x की पावर 4/4। और अगर ये सही आंसर है तो इसका डायरेक्ट करके ही आना चाहिए। कन्फर्म ऐसे करेंगे क्योंकि हम तो एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे थे ना, इसका एंटी डेरिवेटिव, अगर इसका सही में एंटी डेरिवेटिव है तो इसका डायरेक्ट करके आएगा, ठीक है ना, और इसका अगर आप डायरेक्ट करके आपको x³ भी मिलेगा, करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये वर्क करता है, ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्क करता है। तो ये हमारा पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है। किताब के अंदर इसको थोड़ा अलग ढंग से करा रखा है, बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके करा रहा हूँ, ठीक है ना। किताब से ही मैंने सब कुछ सीखा है, मैंने सब कुछ किताब से ही सीखा है, लेकिन उसको बस मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ऐसे आगे हम कहते हैं कि डेरिवेटिव x जो होता है 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा हो, बस कुछ ना लिखा हो तो हम 1 बोल देते हैं वहाँ पे, तो एक तरीके से 1 dx हो गया, जो 1 × dx तो dx हो गया, क्योंकि मैंने बोलता वो dx जो होता है वो एक तरीके का मल्टीपल होता है, हाइट इंटू विड्थ होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में अगर बात करें जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, तो ये हम बोलेंगे dx × 1 करके वो dx, तो मतलब जब भी क्वेश्चन लिखो तो 1 इमेजिन करो और तब इसका डायरेक्ट करके आता है, तो इसका आंसर x दो n + c लिखो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हम कहते हैं डेरिवेटिव sin x cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हुआ, समझ गए, n + c। ऐसे में यहाँ पे कहते हैं कि हमारे को पता है डेरिवेटिव ऑफ -cos x करके sin x आएगा। अब यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं सर एक cos x का डेरिवेटिव करते हैं ना, तो डेरिवेटिव पे फोकस नहीं है भाई, इंटीग्रेशन पे फोकस है। हम ये देखना चाहते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, समझ गए, हम डायरेक्टिव पर फोकस नहीं कर रहे। तो हम कह रहे हैं sin x का इंटीग्रेशन का मतलब होगा वो फंक्शन जिसका डायरेक्ट करके sin x आए, तो हम कहते हैं कि cos x का तो -sin x आता है, तो -cos x का तो sin x आएगा, समझ गए ना। तो -cos x का डायरेक्ट करके क्योंकि sin x आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि sin x का इंटीग्रेशन -cos x हुआ। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये माइनस से क्यों डेरिवेटिव किया, अरे भाई डेरिवेटिव फोकस थोड़ी इंटीग्रेशन पे फोकस करना, इंटीग्रेशन पे फोकस करना है ना। तो हम जानते हैं कि cos x का डायरेक्ट करके -sin x आएगा, तो sin x कैसे आएगा फिर, तो sin x आएगा -cos x का डायरेक्ट करके, अगर आप -cos x का डायरेक्ट करोगे sin x ही आएगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं sin x का फिर इंटीग्रेशन -cos x हुआ, ठीक है ना। ऐसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan x जो होता है sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन फिर tan x हुआ। आई आपको समझ में आ रहा होगा। हम sec x का नहीं बता सकते, ये देखो हम sec x का नहीं बता सकते, पर sec² x का बता सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है यार sec² x एक फंक्शन है, tan x को डायरेक्ट करके आता है, तो sec² x से तो कहा जा सकता है ना कि हमें आता है फिर इंटीग्रेशन tan x हुआ, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। ऐसे हम कहते हैं कि sec x का जो डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो sec x tan x एक साथ अगर ये पूरा मेरे को मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा वो sec x होगा, क्योंकि sec x का डायरेक्ट करके आता ही है,
उम्मीद लगा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे हम बोलते हैं टेन इनवर्स एक्स का जो होता है 1/1 + x² होता है। यहाँ पे मैंने कुछ स्किप कर दिए, ठीक है ना, सारे आपको किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे, आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें दिख जाएंगे, ठीक है ना। मैंने कुछ स्किप कर दिए, मोटा मोटा मैंने समझा दिया, लेकिन हम कहते हैं टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x² होता है। तो 1/1 + x² का अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे तो ये होना चाहिए। किताब के अंदर वो क्या करता है आपको बता दूँ, वो एक हरकत करता है कि इस dx को यहाँ लिख देता है, क्योंकि 1 × dx वो कहता है वो dx हो जाएगा, ऊपर 1 था ना, तो 1 × dx के वो dx तो कहता है ऐसे लिख देता है, ठीक है ना। ऐसे ही आगे हम कहते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ e⁻x हमारे पता है e⁻x ही होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x लेकिन प्लस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x जो होता है वो 1/x होता है। ये मॉड लगा रखा है, तो मॉड का रीज़न आपको बता देता हूँ। मॉड आपको पता होगा, जब मॉड x लिखते हैं तो मॉड x बेसिकली दो के बारे में बात करता है, प्लस x के बारे में और माइनस x दोनों के बारे में बात करता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम बोलते हैं जब आप ये log mod x लिख रहे हो तो इसका मतलब आप दो के बारे में बात कर रहे हो, log x के बारे में भी और log -x के बारे में भी बात कर रहे हो, ठीक है ना। होता क्या है कि जब आप log x का डेरिवेटिव करोगे तो भी 1/x आएगा, और अब डेरिवेटिव करोगे log -x का तो भी आपका 1/x ही आएगा, क्योंकि आप इसे कर सकते हो, किताब में इस पर क्वेश्चन भी बना रखा है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको करके दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आप log -x का डेरिवेटिव करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 1/-x, ठीक है ना, क्योंकि log के साथ में जो होता है वो बटे में आ जाता है डेरिवेटिव करने पे, ठीक है। लेकिन फिर चेन रूल काम करेगा और इसका फिर से डेरिवेटिव होगा तो -1 लगेगा, और -1 से कटने के बाद 1/x ही बचेगा। तो हम ये कहते हैं कि log x और log -x दोनों का डेरिवेटिव करके 1/x ही आता है। तो अगर 1/x का कोई इंटीग्रेशन पूछे, उसका 1/x का इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा फंक्शन का डायरेक्ट करके 1/x आता होता है, लेकिन दोनों का करके आता है, तो हम बोलते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x भी है log -x भी है, ठीक है ना। और इन दोनों को कंबाइन हम log mod x ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मॉड लगा हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम कहते हैं log डेरिवेटिव e⁻x जो होता है वो e⁻x इंटू में log a होता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x जो हुआ वो e⁻x बटे में log a होगा। आप ही कह सकते हो कि डेरिवेटिव करने में वो e⁻x के e⁻x ही आता है, लेकिन log एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में आता है। ये log एक नंबर होता है। अगर आपको log e नहीं समझ में आता तो रिलेशन फंक्शन की मैंने प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस बना रखी e और log के ऊपर, ये ई लॉग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप वीडियोस में जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन ये लॉग ये अभी आपको बता दो एक नंबर होता है, ठीक है ना। हम कहते हैं यहाँ पे e⁻x का डेरिवेटिव करके e⁻x आता है, लेकिन एक्स टेक लॉग एक नंबर मल्टीप्लाई में निकलता है। हम कहते हैं इंटीग्रेशन उल्टा होता है, तो वो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही आएगा e⁻x की तरह, लेकिन लॉग एक जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में निकलता है तो डिवाइड में आ जाएगा।